बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आज हम सेकंड ईयर का एक बेहतरीन टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ फंक्शन। अब फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले आप ये एक इक्वेशन देखें। यहाँ पर हम x की जगह डिफरेंट वैल्यूज़ को रिप्लेस कर रहे हैं। पहले हम x की जगह 0 पुट कर रहे हैं और देख रहे हैं y का क्या आंसर आ रहा है। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 0, जब हमने 0 पुट किया तो y का आंसर क्या आ गया 0। इसको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख रहे हैं। जब 0 पुट किया तो आंसर क्या आ रहा है 0। पहली वैल्यू x की होती है ऑर्डर पेयर में और दूसरी वैल्यू y की होती है। अब सिमिलरली जब हमने x की जगह 1 पुट किया तो y का आंसर आ गया 2। 1 पुट करने से आंसर 2 आया, 2 पुट करने से आंसर 4 आ गया, 3 पुट करने से आंसर 6 आया और देन 4 पुट करने से आंसर हमारे पास 8 आ गया। अब यहाँ पर आप देखें कि x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करने से y के डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। x में चेंज कर रहे हैं तो y में ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि x इंडिपेंडेंट है और जो y है वो डिपेंडेंट है। x की वैल्यू चेंज करने से y की वैल्यू चेंज हो रही है तो इसका मतलब y डिपेंडेंट है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, y इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंड ऑन x, और जो x हमारे पास है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक हमारे पास साइंटिस्ट था लेबनीज़, इसने क्या किया, इसने हमें आइडिया दिया कि फंक्शन क्या होता है। इसने बताया डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर। अगर एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है तो इसको हम फंक्शन कहेंगे। अब हम इसको सेट की फॉर्म में पढ़ते हैं। अगर हमारे पास एक सेट A है, एक सेट B है। अब यही एग्जांपल को जो हमने एग्जांपल पीछे की है, इसी को मैं सेट की फॉर्म में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। अब देखें यहाँ पर हमने 0 पे देखा था, 0 आंसर आ रहा था। x की वैल्यू जब 0 थी तो y का आंसर 0 आ रहा था। x की वैल्यू 1 थी, y का आंसर 2 आ रहा था। 2 पुट करने से 4, 3 पुट करने से 6 एंड सो ऑन वैल्यूज़ आपके पास आ रही थी, ठीक है। अब एक ख़ास रूल के तहत ये आपस में मैपिंग हो रही है कि 0 0 पे मैप हो रहा है, 1 2 पे मैप हो रहा है, 2 4 पे मैप हो रहा है, 3 6 पे मैप हो रहा है। 0 की इमेज 0 है, 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 4 है, ठीक है। अब यहाँ देखें आप कि ए सेट के हर एलिमेंट को अगर आप देखते हैं तो वो बी सेट के किसी न किसी एलिमेंट पे मैप हो रहा है। अगर ए सेट का हर एलिमेंट बी सेट के किसी एक एलिमेंट पे मैप होगा तो हम इसे फंक्शन कह देंगे। अगर ए सेट का हर एलिमेंट बी सेट के सिर्फ एक एलिमेंट पर ही मैप होगा तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास फंक्शन है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं प्रॉपर तरीके से। अ फंक्शन इज़ अ रूल और कोरस्पोंडेंस रिलेटिंग टू टू सेट्स। दो सेट्स का एक रूल है, रिलेट करता है, कोरस्पोंडेंस होती है। किस तरीके से? इन सच अ वे डैट ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट, ईच सेट इन द फर्स्ट सेट कोरस्पोंडिंग टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन द सेकेंड सेट। ए सेट का हर एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट पर ही मैप करेगा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि भाई हमने यहाँ पर 1 पुट किया और यहाँ पर 2 आंसर आ रहे हो। अगर ऐसा हो रहा होगा तो वो फंक्शन आपके पास नहीं होगा। अगर एक वैल्यू पुट करने से एक ही आंसर आ रहा है तो इसका मतलब है ये हमारे पास फंक्शन है। इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ अ यूनिक का मतलब एक। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ अ यूनिक इमेज इन बी। ये इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये फंक्शन है, ए टू बी है। जो हमारे पास पहला सेट था उसको हमने ए का नाम दे दिया, दूसरे सेट को हमने नाम दे दिया बी का। अब जो ए होता है इस सेट को हम कहते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन। क्या कहते हैं? डोमेन ऑफ, एफ का मतलब फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन, और बी को हम कहते हैं कोडोमेन। अब ए सेट के एलिमेंट्स बी के जिन एलिमेंट्स पे मैप होंगे, ठीक है, इमेज सेट आप कह लें, आप उनका अगर सेट बना लेंगे तो वो सेट आपके पास कहलाएगा रेंज कहलाएगा। लेट्स सपोज आपके पास बी यहाँ पर इस तरह होता, -1 0, ठीक है, -1 0 1 2
3 4, ठीक है। तो देखें जो मैपिंग होनी थी वो सिर्फ किस पे होनी थी, 0 पे मैप होना था, 2 पे मैप होना था और 4 पे। जो पूरा सेट था ये आपके पास कोड डोमेन था, लेकिन जिन पे मैप हो रहा है अगर आप उनको सेट के फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, रेंज। रेंज का मतलब है कि भाई जो पॉसिबल आंसर्स है ना, ठीक है, जो इमेजेस का सेट है वो हमारे पास रेंज कहलाएगा। अब हम आगे इसकी फर्दर डिस्कशन करते हैं। आइलट ने हमें ये नोटेशन दी है कि सेट को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स, ठीक है, इसको आप इस तरह पढ़ सकते हैं। इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ, इसको आप दो तरह से पढ़ सकते हैं। वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स, फंक्शन की वैल्यू एट एक्स पे, ठीक है। एक्स पे आप बताएंगे कि फंक्शन की क्या वैल्यू है, या आप ये कहेंगे इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ, कि एक्स की क्या इमेज आ रही है, ठीक है। बेसिकली वाई के बराबर है ना, तो वाई बेसिकली इमेज होता है आपके पास। वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स, जो मतलब कि एक्स की वैल्यू पुट करने से जो आंसर आ रहा है बेसिकली वो वाई के आंसर थे, इसलिए आप इसको कह रहे हैं वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स। आइलर ने क्या बताया आपको, आइलर ने बताया अ कंप्यूटिंग फंक्शन, ठीक है। आपके पास एक कंप्यूटिंग मशीन है, आप इस तरह समझ लें इसको, ठीक है, कि अ कंप्यूटिंग मशीन एफ टेक्स इनपुट एक्स ऑपरेट्स ऑन इट इन सम वे, किसी तरीके से ये इनपुट लेता है, एक्स इनपुट लेता है, जो मशीन है उसको फंक्शन का नाम दे दिया है, ठीक है। अब फंक्शन किसी रूल के तहत उस पर ऑपरेशन अप्लाई करेगा, ठीक है, एंड प्रोड्यूसेस एग्जैक्टली वन आउटपुट, ठीक है। जैसे आपने इनपुट पुट की, आपके पास सिर्फ एक ही आंसर आ गया तो वो आपकी आउटपुट होगी। आपने इनपुट पुट की, फंक्शन ने उसको ऑपरेट किया, ठीक है, ये प्रोसेसिंग हो रही है और ये आपके पास क्या आ गई, आउटपुट, ठीक है। एक ही इनपुट पुट करने से एक ही आउटपुट आएगी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी हैं, बोर्ड में काफ़ी दफ़ा आ चुकी हैं, इसलिए आप इनको बड़े अच्छे तरीके से कीजिएगा। अलजेब्राइक फंक्शन क्या होता है, द फंक्शंस विच आर डिफाइंड बाय अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है, कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की फॉर्म में अगर कोई आपके पास कोई फंक्शन आ जाता है तो उसको आप कहते हैं अलजेब्राइक फंक्शन। लाइक आपके पास एक फंक्शन था एफ एक्स इक्वल टू 2x, हमने लास्ट टाइम देखा था, ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही है, तो ये भी एक फंक्शन है। आप ये देख सकते हैं, आप इसको इस तरह लिख लें, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, या आप इसको इस तरह लिखते हैं वाई इक्वल टू 2x, या आप ये देखें ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। तो ये सारे क्या होंगे, ये फंक्शंस होंगे। फंक्शन क्यों है कि इन सब में अगर आप x की एक ही वैल्यू पुट करते हैं तो y का एक ही आंसर आता है। वो सारी चीज़ें जिसमें आप x की एक वैल्यू पुट करते हैं y का एक ही आंसर आता है, इस तरह की सारी चीज़ों को आप फंक्शन कह देते हैं। अब पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है, द पॉलिनोमियल्स द फंक्शंस विच आर डिफाइंड बाय पॉलिनोमियल, ऐसे फंक्शन जो पॉलिनोमियल के जरिए डिफाइन किया जाए इन्हें हम पॉलिनोमियल फंक्शन कह देते हैं। लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल है, तो ये बेसिकली एक पॉलिनोमियल फंक्शन भी है। क्यों, अगर आप इसको इस तरह लिखते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब x के आप डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे, y के डिफरेंट आंसर आते जाएंगे, ठीक है। इनपुट पुट करने से आउटपुट जो आ रही है वो एक ही आ रही है, यूनिक आउटपुट आ रही है, तो ये फंक्शन ही है। सिमिलरली आपके पास एक ये पॉलिनोमियल है, ये भी फंक्शन है, ये भी एक आपके पास फंक्शन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है लीनियर फंक्शन की। इफ़ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ 1, अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल बन जाती है। उसमें अब देखें लीनियर पॉलिनोमियल की रिप्रेजेंटेशन ये थी, अगर इसमें a था, जो a था अगर हम इसको 0 कर देते हैं तो ये सारा हिस्सा ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ कांस्टेंट रह जाएगा, इस वजह से फिर लीनियर नहीं रहेगा, इसलिए हमने कह दिया कि a को कभी भी आप 0 पुट ना कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी फर्दर एग्जांपल्स भी हैं, x प्लस 1, यहाँ पर देखें जो डिग्री है, डिग्री मतलब कि वेरिएबल की जो पावर आ रही है वो मैक्सिमम पावर जो 1 मौजूद हो, तो इसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। इफ़ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ 1, ऐसी पॉलिनोमियल्स जिसमें जो डिग्री है वो 1 हो, लीनियर पॉलिनोमियल्स जो हैं वो हमारे पास लीनियर फंक्शन देते हैं। अब आगे हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है वो आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन को समझने का बहुत आसान तरीका है। लाइक आप यहाँ पर एक मैं आपको फंक्शन लिखे देता हूँ y इक्वल टू एक्स। अब देखें x की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे y का आंसर भी क्या आएगा 1, 2 पुट करेंगे तब भी आंसर 2, 3 पुट करने से 3, 4 पुट करने से 4, मतलब कि जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वही आंसर आ रहा है आपके पास। तो इस तरह के फंक्शन को हम कह देते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। अब इसको मैथमेटिकली किस तरह लिखना, आपने डेफिनेशन में आपने किस तरीके से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। फॉर एनी सेट x, x आपके पास कोई भी सेट है
अ फंक्शन आई का मतलब है आइडेंटिटी फंक्शन, अ फंक्शन आई एक्स टू एक्स, ठीक है, एक्स से एक्स पर आपके पास एक फंक्शन है ऑफ द फॉर्म किस तरह का होगा कि अगर आप उसमें एक्स पुट करते हैं तो एक्स ही आंसर आ रहा है। देख रहे हैं आप यहाँ पर एक्स पुट करने से क्या आंसर आ रहा है, एक्स ही आंसर आ रहा है। मतलब कि ये जो चीज़ होती है ये बराबर किसके होती है आपके पास, ये चीज़ होती है वाई के बराबर, ठीक है। तो वाई इक्वल टू एक्स, सेम वही वाली बात बन गई है। लाइक यहाँ लिखा था ना एफ एक्स की फॉर्म में लिखा था, हमने यहाँ पर एफ एक्स की फॉर्म नहीं यूज़ की, हमने यहाँ पर सिर्फ वाई लिख दी है, ठीक है, क्योंकि आपने सबसे पहले ऊपर रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी कि वाई इक्वल टू एफ एक्स होता है। तो यही चीज़ को हमने यूज़ करते हुए नीचे भी यही बात कही है कि वाई इक्वल टू आइडेंटिटी और आई ऑफ एक्स कह दिया हमने इसको। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये कंडीशन है कि x की सारी वैल्यूज़ को पुट करने से हमारे पास x ही आंसर आ रहा है। सब वैल्यूज़ के लिए अगर ये बात होगी तो फिर हमारे पास ये क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन होगा। देन आप देखें डोमेन x है इसकी और रेंज भी क्या होगी, x होगी। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है हमारे पास, ऐसा फंक्शन जिसमें कोई भी वैल्यू पुट करें आंसर वही सेम आता हो। लाइक मैं आपको एक फंक्शन देता हूँ एफ एक्स इक्वल टू 2 कह लो आप, या वाई इसको इस तरह भी लिख सकते हो, वाई इक्वल टू 2 लिख लो। अब यहाँ पर एक्स तो मौजूद नहीं है, आप एक्स की वैल्यू चाहे 1 पुट करें 2 पुट करें, हमेशा आंसर क्या आएगा आपके पास, 2 ही आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स तो कहीं अवेलेबल है ही नहीं। तो एक्स की वैल्यू कहीं पर पुट कर ही नहीं सकते आप, तो जो भी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर वही 2 ही आएगा। तो इस तरह के फंक्शन को आप कह देते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। अब कांस्टेंट फंक्शन आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं, आप कहते हैं फंक्शन सी का मतलब कांस्टेंट फंक्शन एक्स टू वाई ऑफ द फॉर्म सी एक्स। इस तरह का ये फंक्शन होगा कि इसमें आप कोई भी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे आंसर वही ए ही आएगा। ए आपके पास क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। ए बिलोंग्स टू वाई, ये वाई से बिलोंग कर रहा है, वाई आपने एक सेट ले लिया है, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है 4 सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्स एंड वाई। जो एक्स सेट है आपके पास वो भी रियल नंबर्स का है और जो वाई सेट है वो भी रियल नंबर्स का है, ठीक है। अब आप कोई भी नंबर पुट करें, एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करें, आपके पास एक वही कांस्टेंट ए ही आंसर आता हो। अब ए आपके पास क्या है, ये बराबर होता है वाई के, ये बेसिकली वाई का एक एलिमेंट आपके पास, ठीक है। आप इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जो ए है वो किससे बिलोंग करना चाहिए, बड़े सेट वाई से, ठीक है। ये फंक्शन कहाँ से, एक्स से वाई की तरफ है, और देखें ना जो आंसर होता है वो वाई में आता है, ये इमेजेस का सेट है, तो आंसर जो ए है वो किस में आ रहा है, वाई में। इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट डेफिनेशन है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन, आप रैशनल पोलिनोमियल की अगर रैशनल एक्सप्रेशन की अगर आप बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपके पास जो न्यूमरेटर होता है उसमें भी आपके पास एक पोलिनोमियल होती है, जो डिनोमिनेटर होता है उसमें भी आपके पास क्या होती है, पोलिनोमियल। लाइक ऊपर भी पोलिनोमियल है, नीचे भी पोलिनोमियल है, और जो नीचे वाली पोलिनोमियल है वो नॉट इक्वल टू 0 है। एक्स की सारी वैल्यूज़ के लिए उसका आंसर 0 नहीं आता। अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म पी एक्स ओवर क्यू एक्स, ये आपके पास एक रैशनल एक्सप्रेशन है। तो सारे रैशनल एक्सप्रेशन आपके पास फंक्शन भी होते हैं, जैसे सारी पोलिनोमियल्स आपके पास फंक्शन भी होती हैं, इसी तरीके से सारे रैशनल एक्सप्रेशन भी आपके पास पोलिनोमियल्स भी होते हैं। लेकिन एक्स की वो वैल्यूज़ जहाँ पर ये 0 देता है हम उसको इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। हम वो वाली वैल्यूज़ लेते हैं जहाँ पर क्यू एक्स जो नीचे वाला फंक्शन है वो 0 ना देता हो। अब आगे हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास। अ फंक्शन इन विच वेरिएबल अपीयर्स एज एक्सपोनेंट, आपके पास एक ऐसा फंक्शन है y इक्वल टू ई की पावर x। अब यहाँ पर देखिए जो वेरिएबल आपके पास है वो एक्सपोनेंट में आ रहा है, पावर में आ रहा है आपके पास। ऐसा फंक्शन जिसमें जो वेरिएबल है वो पावर में आ जाए, इस तरह के फंक्शन को आप कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब आपके पास लॉग फंक्शन आ गया, इसको आप कैसे पढ़ते हैं, आपने 9th क्लास में चीज़ पढ़ी होगी, x इक्वल टू a रेज़ टू पावर y दैट इज़ इक्वल टू y इक्वल टू log a ऑफ x। अब यहाँ पर देखें log a, जो a आपके पास है वो बेस है, log ऑफ x विद बेस a है। अब यहाँ पर देखें कुछ कंडीशंस हैं कि a ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, a कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पर ये है, अगर हम यहाँ पर a की जगह 10 पुट करते हैं, यहाँ पर a की जगह 10 पुट करते हैं तो ये हमारे पास कौन सा लॉग बन जाएगा, ये कॉमन लॉग बन जाएगा। अगर यहाँ पर हम a की जगह e पुट करते हैं तो ये हमारे पास नेचुरल लॉग बन जाएगा। अब यहाँ पर कुछ आपके पास न्यू किस्म के फार्मूलाज हैं, न्यू किस्म की टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपने कभी नहीं देखी होंगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं।
इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चंस भी आएंगे, इसलिए आप ये 6 के 6 जो फार्मूलाज हैं, ये फंक्शंस हैं, इनको आप याद कर लें कि साइन हाइपरबोला एक्स, साइन हाइपरबोलिक एक्स कह लें आप, कोस हाइपरबोलिक एक्स, टेन हाइपरबोलिक एक्स, इसको इस तरह पढ़ेंगे, ये बराबर है इन फंक्शंस के। ये आपके पास 6 फंक्शंस दिए गए हैं जो कि नहायत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं की बेस पर आगे आप एक्सरसाइज सोल्व करोगे। आगे हम बात करते हैं इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन की। ये आपके पास जो 6 फंक्शन है ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है और ये आपके पास MCQ के हवाले से आते हैं। इसका एक्सरसाइज में रोल तो नहीं है, लेकिन MCQ में ये फंक्शन आपसे पूछे जा सकते हैं। लाइक आपको ये ऑप्शन दे दिया है और आगे 4 ऑप्शन में आपको ये 4 ही ऑप्शन दे दिए हैं, ठीक है, ये 4 फंक्शन दे दिए हैं आपको, और आपसे कहते हैं भाई कि साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स का कौन सा फंक्शन होगा। तो अगर आपने याद किए होंगे तो आपका MCQ ठीक हो जाएगा, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पर देखें आप, एक्सप्लिसिट फंक्शन है। अब देखें इस डेफिनेशन को समझने से पहले आप यहाँ पर देखें, y एक साइड पे है, x दूसरी साइड पे है, मतलब कि y और x आपस में मिक्स नहीं है। आप y वाली टर्म्स को अलग कर सकते हो और x को आप अलग कर सकते हो। सिमिलरली आप यहाँ पर देखें, y अलग है और x अलग है। अगर आप y को अलग कर सको, x को अलग कर सको, तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। कौन सा फंक्शन कहते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। इसकी रिप्रेजेंटेशन ये है कि y इक्वल टू एफ एक्स, वाई अलग और एफ एक्स इस तरीके से हमने इन टर्म्स ऑफ फंक्शन को x के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अब देखें, इफ़ y इज़ ईजीली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर हम y को बड़ी आसानी से x की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। लेकिन ऐसा फंक्शन जिसमें हम y और x को अलग अलग ना कर सकें, ठीक है, इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इफ़ x एंड y आर सो मिक्सड अप, इतने ज़्यादा मिक्सअप हों, एंड y कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, अगर हम y को इन टर्म्स ऑफ x ना लिख सकें, y इक्वल टू एफ एक्स ना लिख सकें, तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। लाइक आप यहाँ देखें, यहाँ पर आप y को अलग नहीं निकाल सकते, x को एक साइड पे, y को एक साइड पे आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन, ये भी आपके पास एक एग्जांपल है, इस तरह के फंक्शन को आप कह देंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। अब आगे आपके पास है पैरामीट्रिक फंक्शन है। अब यहाँ देखें, लास्ट टाइम हम पढ़े थे y इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, या आप देखें y एक्स स्क्वायर प्लस 1 की फॉर्म में आप देख लें। बेसिकली ये आपके पास एक सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है, ये सर्कल की आपके पास इक्वेशन है। अगर आप इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ 2 फंक्शंस लिख सको, ठीक है, लाइक इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी एक थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है t पे, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी, जो इंडिपेंडेंट है x, वो भी एक थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, जो t है उस पर डिपेंड कर रहा है। अब जो y है आपके पास डिपेंडेंट, वो भी एक थर्ड वेरिएबल t पे डिपेंड कर रहा है। द इक्वेशंस ऑफ द टाइप x इक्वल टू एफ टी एंड y इक्वल टू जी टी, मतलब कि x को आप किसी नए फंक्शन की फॉर्म में लिख सकें, y को इन टर्म्स ऑफ नए फंक्शन की फॉर्म में लिख सकें। तो इस तरह की जो हमारे पास इक्वेशंस होगी, इन्हें हम कहेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन। द इक्वेशंस ऑफ द टाइप x इक्वल टू एफ टी एंड y इक्वल टू जी ऑफ टी, तो इस तरह के हम फंक्शंस को कह देंगे पैरामेट्रिक फंक्शंस। अब यहाँ देखें, ये सर्कल को हम इस तरीके से इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करें इन टर्म्स ऑफ न्यू वेरिएबल t, तो इसे हम कह देंगे पैरामेट्रिक फंक्शन ऑफ सर्कल, ठीक है। ये सर्कल की इक्वेशन है, और हमने इस तरीके से सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशंस लिख दी हैं, जिसकी फॉर्म से अगर हम इन्हीं को यूज़ करेंगे, आगे हम एक्सरसाइज में देखेंगे, ये पैरामेट्रिक फंक्शन को यूज़ करके हम दोबारा यही इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन को हम कहेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन। आगे हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त कंसेप्ट है इवन फंक्शन का और ऑड फंक्शन का। अब यहाँ पर देखें, अगर आप इस फंक्शन में आप x की जगह माइनस एक्स पुट कर दें, अगर आप x की जगह यहाँ पर माइनस एक्स पुट कर दें, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोबारा आंसर वही आएगा। लाइक आप देखें, यहाँ पर 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर -2 पुट करते हैं, तब भी आंसर क्या आएगा? तब भी आंसर आपके पास 4 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है। जब पावर 2 होती है तो जो नेगेटिव वाला साइन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह का फंक्शन जिसमें x की जगह -x भी पुट कर दें, कोई फ़र्क ना पड़े, f ऑफ -x, f ऑफ x, दोनों का आंसर सेम ही हो, सारी वैल्यूज़ के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन के हर एलिमेंट के लिए बात ट्रू हो, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन को हम कह देते हैं इवन फंक्शन, ठीक है।
ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कोस एक्स को, अब कोस एक्स में भी आपको याद होगा कि जब हम पुट करते थे कोस माइनस एक्स पुट करते थे तो इसका आंसर कोस एक्स ही आ जाता था, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसा फंक्शन है जिसमें हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर भी दें तब भी कोई फ़र्क ना पड़े, तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं इवन फंक्शन। अब हम बात करते हैं ओड फंक्शन की। ओड फंक्शन क्या होता है कि ऐसा फंक्शन जिसमें हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो जो डिफरेंस आएगा वो माइनस का आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा था कि माइनस का डिफरेंस नहीं था, ये चीज़ें बिल्कुल इक्वल थी, लेकिन यहाँ पर भी इक्वल है लेकिन साथ माइनस आ रहा है, ठीक है। साथ माइनस लगाएंगे तब ये चीज़ें इक्वल होंगी। और ये बात सब x के लिए ट्रू हो, जो आपके पास सेट A था, जो डोमेन के हर एलिमेंट के लिए अगर ये बात ट्रू है तो इसका मतलब है ये आपके पास फंक्शन कौन सा है, ओड फंक्शन है। अब यहाँ पर देखें x की पावर 3 है, अगर आप x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, आंसर आपके पास आएगा माइनस एक्स क्यूब। अब देखें एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, दोनों चीज़ें बराबर हैं लेकिन साथ माइनस लगा कर। अब यहाँ पर आप साइन एक्स देखें, आपको याद होगा कि साइन एक्स, अगर हम यहाँ पर माइनस साइन एक्स पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है। अगर हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो आंसर वही आएगा लेकिन साथ माइनस भी आएगा। तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं ओड फंक्शन। क्लास, थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग एंड वॉचिंग दीज वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।